हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बालाजी लर्निंग कोचिंग के इस नए वीडियो में। स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को क्लास 12 की फिजिक्स के अंतर्गत महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व कराया जा रहा है। ठीक है, तो उसी श्रृंखला में आज हमारी 5वीं क्लास है और 5वीं क्लास में मैं आपके समक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहा हूँ बहुत ही कम समय में, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को मैं बताऊँगा इस क्लास में। तो पूरी क्लास को आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि प्रकाश तरंगों की जो अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि होती है वो किसके कारण होती है? ध्रुवण के कारण, विवर्तन के कारण, व्यतिकरण के कारण, अपवर्तन के कारण। देखिए, इस क्वेश्चन को मैंने एक बार कम्युनिटी पर पोस्ट भी किया था, तो काफ़ी स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का आंसर सही बताया था। प्रकाश तरंगों की जो अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि होती है वो प्रकाश के ध्रुवण के कारण होती है। किसके कारण होती है? प्रकाश के ध्रुवण के कारण होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। आप सभी लोगों ने प्रकाश का ध्रुवण चैप्टर पढ़ा है, तो समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? फ्लिंट कांच का प्रिज्म प्रयोग करते हैं, NaCl का क्रिस्टल प्रयोग करते हैं, निकाल प्रिज्म या बाई प्रिज्म क्या उपयोग किया जाता है? तो सारे लोगों ने इस चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ा है। समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए हम निकाल प्रिज्म का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं भाई? निकाल प्रिज्म का यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में ये बताया जा रहा है कि प्रकाश के ध्रुवण में ब्रूस्टर का नियम है। सभी लोगों ने ब्रूस्टर के नियम से पढ़ा है कि N आपका होता है tan IP। देखिए, मैंने आपके सामने लिखा tan IP, जहाँ जो IP होता है वो आपका ध्रुवण कोण होता है, N जो होता है वो अपवर्तनांक होता है। तो देखिए, ऐसा कोई रिलेशन इन चारों ऑप्शनों में हमें देखने को नहीं मिल रहा है। हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। अगर दोनों पक्षों को पलट दें तो ये आपका हो जाएगा 1/n, है ना। और देखिए, 1/tan IP किसके बराबर होता है? cot IP के बराबर होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे cot IP। अब इसके नीचे 1 मानेंगे और कैंची गुणा करेंगे तो n का गुणा हो जाएगा किससे? cot से। तो n cot IP जो हो जाएगा इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। यानी कुल मिला के n cot IP इक्वल टू 1। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर आपका 4 है, n cot IP इक्वल टू 1, वो आपका हो जाएगा ब्रूस्टर का नियम। तो देखिए, आपको एक ही समीकरण नहीं याद रखनी है कि n इक्वल टू tan IP जो होता है वो ब्रूस्टर के नियम से होता है। उसको हम थोड़ा चेंज भी करेंगे तो उसका दूसरा रूप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए n इक्वल टू tan IP था, हमने दोनों पक्षों को पलट लिया, 1/n लिख लिया, तो उधर 1/tan IP हो गया। और 1/tan IP जो होता है वो cot IP के बराबर होता है। इसके नीचे 1 माना, उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या कर दिया? कैंची गुणा कर दिया, तो n का गुणा cot IP से हो गया इक्वल टू 1। यानी ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन जो है अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि ध्रुवण कोण तथा क्रांतिक कोण C में संबंध व्यक्त होता है। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि n इक्वल टू जो होता है वो आपका tan IP के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? tan IP या tan P के बराबर होता है, जहाँ P जो होता है वो ध्रुवण कोण होता है। ठीक है, यहाँ पर देखें तो हम दोनों पक्षों को पलटेंगे तो ये हो जाएगा 1/n और ये आपका हो जाएगा 1/tan IP। कितना हो जाएगा? 1/tan IP, है ना। अब देखिए, 1/n जो होता है वो sin C के बराबर होता है क्रांतिक कोण की परिभाषा से। क्रांतिक कोण की परिभाषा से 1/n के स्थान पर हम लिख सकते हैं sin C। तो ये आपका हो जाएगा sin C इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 1/tan P, है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/tan P। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, sin C को हम कहाँ लाएंगे? tan P के स्थान पर, और tan P को कहाँ ले जाएंगे? sin C के स्थान पर। तो ये आपका हो जाएगा tan P इक्वल टू 1/sin C, और 1/sin C किसके बराबर हो जाएगा? cosec C के बराबर हो जाएगा। यानी जो tan P हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? 1/sin C होता है cosec C के बराबर। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये चीज़ हमें मिल गई tan P इक्वल टू cosec C। यहाँ पर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमें मिल रहा है कि tan P इक्वल टू cosec C। तो ध्रुवण कोण P तथा क्रांतिक कोण C में जो संबंध होता है वो आपका होता है tan P इक्वल टू cosec C। तो आपकी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि अपवर्तनांक n वाले माध्यम के तल पर प्रकाश के आपतन के लिए ध्रुवण कोण अथवा ब्रूस्टर कोण है। सभी लोगों ने अभी पढ़ा कि n इक्वल टू आपका होता है tan P,
ये tan IP जो होता है वो आपका होता है ब्रूस्टर के नियम से। तो यहाँ पर P जो होता है वो आपका ध्रुवण कोण होता है। तो इन्होंने इस क्वेश्चन में ये पूछा है, क्या पूछा है कि ध्रुवण कोण या ब्रूस्टर कोण का मान किसके बराबर होगा। तो यहाँ से अगर हम P को रोक लेंगे, देखिए ध्यान, अगर P को रोक लेंगे तो ये tan इधर आएगा तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स n हो जाएगा। कितना हो जाएगा, P इक्वल टू tan इनवर्स n हो जाएगा। तो ये P क्या है, ये आपका ध्रुवण कोण है। ये किसके बराबर हुआ, tan इनवर्स n के बराबर हुआ। तो यहाँ पर जो ध्रुवण कोण हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी tan इनवर्स n के बराबर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कांच की एक पट्टिका पर प्रकाश तरंग 60 डिग्री के कोण पर आपतित है, ठीक है। यदि परावर्तित तथा अपवर्तित तरंगे परस्पर लंबवत हों तो पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ब्रूस्टर का नियम लगाएंगे। n इक्वल टू आपका होता है tan P, कितना होता है tan P, लेकिन यहाँ पर P जो दिया गया है वो 60 डिग्री दिया गया, तो लिख देंगे 60 डिग्री, ठीक है। तो n इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। तो यहाँ से आपको जो पदार्थ का अपवर्तनांक मिल जाएगा वो आपका √3 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि जल की सतह पर तेल की पतली परत बिछी हुई है, सूर्य के प्रकाश में इस सतह पर सुंदर रंग दिखाई देने का कारण क्या है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन। देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि जल की सतह पर तेल की पतली अगर परत बिछी हुई है तो सूर्य के प्रकाश में इस सतह पर सुंदर रंग दिखाई देने का कारण क्या है। अच्छे तरीके से मैं समझा देता हूं। देखिए होता क्या है कि जब सूर्य का श्वेत प्रकाश जल के पृष्ठ पर फैली हुई तेल की पतली फिल्म पर आपतित होता है, जो सूर्य का श्वेत प्रकाश होता है जब जल की पृष्ठ पर फैली हुई तेल की पतली फिल्म पर आपतित होता है तो इसका जो कुछ भाग होता है वो फिल्म के ऊपरी पृष्ठ से परावर्तित हो जाता है, यानी वापस हो जाता है, तथा शेष भाग जो होता है वो फिल्म के निचले पृष्ठ से परावर्तित होता है। तो दोनों पृष्ठों से परावर्तित प्रकाश तरंगों में कुछ पथांतर उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है भाई, पथांतर उत्पन्न हो जाता है, जो कि उस स्थान पर फिल्म की मोटाई और आपतन कोण पर डिपेंडेंट होता है, यानी निर्भर करता है, ठीक है। तो चूंकि दोनों किरणें एक ही मूल स्रोत से उत्पन्न हुई हैं, किससे, यहाँ पर आप देखते हो मूल स्रोत क्या है, आपका सूर्य है, तो दोनों किरणें जो है एक ही मूल स्रोत से उत्पन्न होती हैं। अतः इन किरणों के बीच जो होता है वो आपका व्यतिकरण होता है। कौन सी घटना होती है, आपकी व्यतिकरण होती है। तो जल की सतह पर तेल की पतली परत अगर बिछी हुई है तो सूर्य के प्रकाश में सुंदर रंग दिखाई देने का जो कारण होता है वो आपका भाई व्यतिकरण होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि समान आयाम व समान तरंगदैर्घ्य की दो प्रकाश तरंगे अध्यारोपित की जाती हैं, परिणामी तरंग का आयाम अधिकतम होगा जब उनके बीच कालांतर है। देखिए आप सभी लोगों ने पढ़ा है कि परिणामी तरंग का जो आयाम r इक्वल टू होता है वो आपका √a1² प्लस a2² है ना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, प्लस का 2a1 a2 और इनटू में cos फाई के बराबर होता है। ये आपका होता है परिणामी तरंग का आयाम r इक्वल टू √a1² प्लस a2² प्लस 2a1 a2 cos फाई। अब फाई की देखिए कौन सी वैल्यू रखें कि जो परिणामी तरंग का आयाम है वो अधिकतम आए। देखिए आप शून्य रखोगे तो आप सभी जानते हो कि cos शून्य की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, जो कि अधिकतम होती है, और इसी स्थिति में आपको परिणामी तरंग का आयाम भी अधिकतम ही मिलेगा। देखिए cos π/4 की वैल्यू जो होती है वो 1 से कम होती है, π/2 की वैल्यू तो शून्य होती है और पाई की वैल्यू -1 होती है। तो यानी अगर हम यहाँ पर फाई के स्थान पर शून्य रखेंगे, यानी 0 डिग्री रखेंगे, तो परिणामी जो तरंग का आयाम होगा वो आपका अधिकतम होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी अगर हम कालांतर 0 डिग्री रखेंगे तो परिणामी तरंग का जो आयाम होगा वो आपका अधिकतम होगा। तो ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दो स्रोत कला संबंध स्रोत होते हैं यदि वे तरंगे उत्पन्न करते हैं एक समान तरंगदैर्घ्य की, एक समान वेग की, एक समान आवृत्ति की, नियत कालांतर की। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको कला संबंध स्रोत की परिभाषा आनी चाहिए। कला संबंध स्रोत की परिभाषा सभी लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ी थी कि ऐसे दो तरंग उत्पादक स्रोत जिनकी प्रारंभिक कलाओं का अंतर समय के साथ स्थिर बना रहता है,
अर्थात कलांतर सदैव स्थिर रहता है या नियत रहता है, कला संबंध स्रोत कहलाते हैं। देखिए, दो कला संबंध स्रोत तब कहलाते हैं जब वे एक समान तरंग दैर्ध्य की तरंगे उत्पन्न करते हैं और नियत कलांतर उनका होता है, तो उनको हम कला संबंध स्रोत कहते हैं। तो यहाँ पर जो दो ऑप्शन होंगे, पहला ऑप्शन और जो आपका चौथा ऑप्शन होगा, वो दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर होता इनमें से कोई नहीं पहले विकल्प के स्थान पर, तो यहाँ पर केवल इसी ऑप्शन को हम टिक करते। लेकिन यहाँ पर देखिए, दो स्रोत कला संबंध होते हैं जब वे एक समान तरंग दैर्ध्य और नियत कलांतर की तरंगे उत्पन्न करते हैं। यानी ऐसे दो स्रोत जिनकी प्रारंभिक कलाओं का अंतर समय के साथ स्थिर बना रहता है, नियत बना रहता है, तो वो कला संबंध स्रोत कहलाते हैं। याद रखना, हमेशा ये पॉइंट जरूर याद रखना कि नियत कलांतर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस रंग के प्रकाश का वेग जल में सबसे अधिक है? लाल, पीला, हरा, बैंगनी। सभी को पता है, मैंने आप सभी को एक सूत्र बताया था कि बैनी आप पीनाला, इसमें जो लाल रंग होता है उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिकतम होती है। तो यहाँ पर इन्होंने इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि किस रंग के प्रकाश का वेग जो होगा वो जल में सबसे अधिकतम होगा। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिकतम होती है, तो इसका जो वेग होगा वो जल में सबसे अधिकतम होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने कि प्रकाश एक सरल रेखीय गति में चलता हुआ प्रतीत होता है क्योंकि इसका वेग बहुत तीव्र है, इसकी तरंग दैर्ध्य बहुत कम होता है, वातावरण के ऊपरी सतह पर आपतित होता है, वातावरण द्वारा अवशोषित नहीं होता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का देखिए जो राइट आंसर है वो आपका ये है कि इसका जो तरंग दैर्ध्य होता है वो बहुत कम होता है। किसका भाई? प्रकाश का। प्रकाश एक सरल रेखीय गति में चलता हुआ प्रतीत होता है, इसका कारण यही है कि इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है वो बहुत कम होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को आज की क्लास अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, आज के क्वेश्चन आप सभी को अच्छे लगे होंगे। ठीक है, क्लास पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।